इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आई है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते। जो लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं, उनकी समाज में दो तरह की छवि बन जाती है। दस्यू रानी फूलन देवी भी एक ऐसा ही नाम है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके बारे में कैसी राय बनाना उचित होगा। कुछ लोगों के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, तो कुछ के लिए आज भी वह एक कुख्यात डकैत और कई लोगों की हत्यारन है। कोई राम राय बनाने से आइए पहले उनके जीवन के पहलुओं को टटोलने की कोशिश करें। बचपन से ही बागी थे फूलन देवी के तेवर। 13 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जालौन जिले में गांव गोरहा के मल्लाह देवी दीन के लिए नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उसके घर बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। अब बेटी ने जन्म लिया था तो चिंता से मल्लाह का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की, चिंता उसको बड़ा करने की और चिंता उसकी शादी की। देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम रखा फूलन। शुरुआत में पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी। वह दब्बू और शांत नहीं थी, वह एकदम अलग थी। इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से भी भिड़ जाती थी। फूलन के पिता देवी दीन कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्च चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना तथा अपने बेटे माया दीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की भी जमीन हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता चला कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वह उनसे भिड़ गई। कहते हैं कि जमीन के लिए चाचा से इतनी ज्यादा बात बिगड़ गई थी कि हाथापाई तक नौबत आ गई थी। मामला यही नहीं सुलझा। अपने हक के लिए फूलन अपने खेत के बीचों बीच धरने पर जा बैठी। इस पर उन्हें अपनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन वह नहीं मानी। 11 साल की उम्र में हो गई थी फूलन देवी की शादी। फूलन के उग्र स्वभाव से उनके पिता को अत्यधिक चिंता होने लगी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम से मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, फिर अपनी नीति मानकर इसे स्वीकार कर लिया। फूलन के पिता ने उनके अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर फैसला लिया था, किंतु सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया था। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे। उसके पति का भी उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। जल्दी ये सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। वहां भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे जैसे वह जेल से निकलने में सफल रही, किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए पिता ने कोशिश करके उसे दोबारा उसके पति के घर भेज दिया। किंतु उनका व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला और उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापसी संभव नहीं थी। फूलन देवी कैसे बनी डकैत? 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई साल इस पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वह पहले ही भुगत चुकी थी, सो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। फूलन की जीवनी बैंडिट क्वीन में लिखा है कि वह 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हालत में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने यह भी ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की स्थितियां नहीं बदली थी। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुर्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। यह बस उसकी शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्लाह, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुर्जर के बाद आता था, उसने इसका विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुर्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्लाह ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे 2 भाई श्री राम और लाला राम शामिल हुए,
जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्लाह को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले आए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेहमई में फूलन को जो घाव मिला वो इसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वे छिपते छिपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचा कर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा करके गिरोह का पुनर्गठन किया और खुद उसकी सरदार बनी। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेहमई गांव पहुंची। यहाँ एक शादी का आयोजन था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया। ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। उन 21 में से 2 उसके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुश्मनों को वहां न देखकर फूलन देवी बुरी तरह बौखला गई। उस घटना के चश्मदीद व उन 21 लोगों में एकमात्र जीवित बचे चंदर सिंह, जिन्होंने बाद में BBC को बताया था। फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ हैं। उसके मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए। ऐसा कई बार करने के बाद अचानक से ही उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बेहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली गाड़ियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यह चला, फिर वह किसी तरह आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उसकी अपनी शर्तें थी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट, 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में ही 11 साल बीत गए। साल 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उसे रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन देवी ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसे जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं ना, अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया। उसने यह भी कहा उसने बदला लेना भी फूलन देवी से ही सीखा है। फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ उसे नरसंहार के रूप में देखते हैं तो किसी के लिए वह दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की जरूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए किसे दोषी माना जाए। उसके पिता को, जिसने छोटी सी उम्र में एक अधेड़ को पल्ले बांध दिया, उस पुरुष का जिसने एक बच्ची पर दया नहीं की, उन दरिंदों को जिसने फूलन देवी को लगातार नोचा, उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही, या फिर खुद फूलन को। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।